हाय दोस्तों, वेलकम टू ज्ञानपुर चैनल। दोस्तों हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट कर लिया है कम्प्लीटली। और आज से हमारा वैदिक सभ्यता स्टार्ट होगा। ठीक है, इसमें भी मैं 3-4 लेक्चर में कोशिश करूंगा कि ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाए। वैदिक भी 3-4 दिन में 5 दिन में ये भी कंप्लीट हो जाएगा। जो भी दोस्तों बच्चे नए हैं मैं उनको बार बार मैं ये बता रहा हूँ। मैं क्लासेस पढ़ाने से पहले मैं एक बार चीज़ ये बता देता हूँ कि बहुत प्लान वे में पढ़ा रहा हूँ, इसके लिए मैं इसलिए ये बातें बोलता हूँ जिससे आप लोग इधर उधर की बुक्स ना पढ़ें। आप मैंने बोला है जो वीडियो को फॉलो कर रहे हैं तो वो वीडियो को अच्छे से उसको फॉलो करिए, सारी वीडियोस आप देखिए। और इसके अलावा आपको लूसेंट पढ़नी है, इसके अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी। यदि आप पहले से कुछ कर रहे हैं या फिर कहीं भी आप लगे हुए हैं, आपको लगता है यदि वहाँ पे तब वहाँ आप कंटिन्यू करिए। और इधर उधर ज़्यादा वीडियो आप देखेंगे तो उससे आपको भी डिस्टर्बेंस होगा। आपको लगता है ये यूजफुल हो तो आप देखिए, अदरवाइज कोई बात नहीं। लेकिन जो भी बच्चे देख रहे हैं मैं उनको वही बात मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप 3-4 किताब के चक्कर में मत करिए। मेरे पर आप विश्वास करिए, 50-55 दिन आपके एग्जाम में बचे हैं। केवल एक बुक आपको लूसेंट पढ़ना है, आपके जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है चीज़ें, सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको लूसेंट पूरी कंप्लीट करनी है। और जो मैं वीडियो पढ़ा रहा हूँ दोस्तों ये आप करना है, क्योंकि मैं इसमें प्रीवियस ईयर जितने भी स्टेट पीसीएस के एग्जाम है, आपके यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम है, सारे क्वेश्चन को मैं फैक्चुअल फॉर्म में कवर कर रहा हूँ। और जो भी बुक्स में कुछ अच्छे पॉइंट्स दे रखे हैं अलग अलग बुक्स में, मैं उनको भी कवर कर रहा हूँ। बहुत ज़्यादा आपको भागने की जरूरत नहीं है। ये जो वीडियो अभी डिजाइन है दोस्तों, ये टॉपिक वाइज पेट के बच्चों के लिए है। आरओ यारो के बच्चे और पीसीएस के बच्चे भी इस वीडियो को देख सकते हैं। और दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का मेरा लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। रोज 2-3-4 मैं इंपॉर्टेंट पिक्स शेयर करता हूँ, आप उन पिक्स को देख के आप उनको रिवाइज करते रहिए बार बार। ठीक है, आते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता पे। मैंने देखिए पहले भी बता दिया था कि सिंधु घाटी सभ्यता के बाद क्या हुआ था, वैदिक सभ्यता आपका स्टार्ट हुआ था। ठीक है, अच्छा इसके बाद क्या है दोस्तों, देखिए यहाँ पे मैंने लिख रखा है कि वैदिक सभ्यता को और भी क्या कहा जाता है, आर्य सभ्यता भी कहा जाता है। देखिए आर्य सभ्यता भी कहा जाता है, इसका मतलब अब ये यहाँ पे आपको मैं एक चीज ये बताना चाहूंगा। जो यहाँ मैंने आर्य वर्ड लिख रखा है ना दोस्तों, ये आर्य मतलब कुछ ऐसा नहीं थे कि कोई ये जाति विशेष थे, कोई ऐसा ये जाति विशेष नहीं थे। आर्य का मतलब ये था, आप समझो कि आर्य को ये लोग बोलते थे, कुलीन लोग जो रहते थे, काफी जो संभ्रांत लोग रहते थे, उनको ही आर्य वर्ड से सूचित किया गया है एक तरीके से, आप ये समझिए। ठीक है, तो ये कोई जाति विशेष नहीं करके या कोई जाति नहीं थी, ये उन लोगों को कहा गया जो काफी कुलीन लोग थे और विशेष लोग थे, श्रेष्ठ लोग थे, उनको आर्य कहा गया है। ठीक है, तो आप ये बात क्लियर रखिएगा, क्योंकि बुक्स में इस तरीके से चीजें नहीं दे रखी। लोग इसको सोचते हैं कि आर्य कोई प्रजाति थी या जाति थी, ऐसा नहीं है। ये श्रेष्ठ लोग थे, संभ्रांत लोग थे। ठीक है, अच्छा वैदिक काल को दोस्तों 2 भागों में बांटा गया है, ऋग वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। इसका मैंने पीरियड लिख रखा है 1500 से 1000। और उत्तर वैदिक काल का दोस्तों क्या है, 1000 से 600 BC। अच्छा एक चीज मैं और आपको बता देना चाह रहा हूँ, अभी जैसे मैं वीडियो स्टार्ट किया हूँ वैदिक सभ्यता का। ठीक है, तो दोस्तों अभी मैं पहले क्या कर रहा हूँ, आपको एक बेसिक जो बातें हैं ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में, अथर्ववेद में, या फिर पुराणों में, उपनिषदों में या आरण्यक में, कुछ 2-2, 3-3, 4-4 पॉइंट जहाँ पे जैसा लगेगा कि मुझे इंपॉर्टेंट है, मैं वो चीज़ें आपको डिस्कस करना चाहूँगा। ठीक है, और एक बार मैं चीज़ें क्या है कि पूरा कंप्लीट कर लूँगा। कंप्लीट करने के बाद मैं वैदिक काल की क्या आर्थिक नीति थी उनकी, या फिर वहाँ पे आप बोल सकते हैं सामाजिक स्थिति क्या थी, धार्मिक स्थिति क्या है, उनके बारे में भी मैं 3-3, 4-4, 5-5 पॉइंट इंपॉर्टेंट लिखाऊंगा। वो एक बार मैं बेसिक बता देता हूँ, उसके बाद हम ये चीज़ें करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए पहले जैसे हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे हैं, ऋग्वैदिक काल ही इसको क्यों बोलते हैं, पहली बात आप ये समझिए दोस्तों। देखिए इस काल के बारे में जो सबसे ज्यादा जानकारी हमें मिली है वो ऋग्वेद से मिली है, तो इसको इसलिए भी बोलते हैं ऋग्वैदिक काल बोलते हैं। जैसे मैंने बोला कि वैदिक काल को आप 2 भागों में बांट सकते हैं, एक ऋग्वैदिक काल है जिसको आप पूर्व वैदिक काल भी बोल सकते हैं। ठीक है, और एक उत्तर वैदिक काल है। ठीक है, जो आपने लिख रखा है। ऋग्वैदिक काल के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिल रही है, ऋग्वेद से मिल रही है। उत्तर वैदिक काल के बारे में आपको जानकारी से कहाँ से मिलेगी, वो मिलेगी आपको यजुर्वेद से, सामवेद से, अथर्ववेद से, ब्राह्मण ग्रंथ जो है उनसे मिलेगी। अच्छा दोस्तों देखिए एक मैंने बहुत अच्छा मतलब इसमें ट्रिक भी बनाया हुआ है सारे इनको याद करने का, वो मैं अभी आपको बताऊंगा वो भी किस तरीके से आपको करना है। तो वो चीजें मैं बताऊंगा कि ब्राह्मण ग्रंथ आप कैसे याद कर सकते हो उन्हें अच्छे तरीके से। ठीक है प्रोफेसर, अच्छा देखिए ये तो चीज मैंने आपको बेसिक बता दिया इसके बारे में। अच्छा अभी एक चीज आप समझिए, आर्यों की क्वेश्चन बहुत से एग्जाम में आए हुए हैं कि आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था, आर्य कैसे यहाँ पे आए थे, कहाँ से आए थे। अलग अलग लोगों ने अलग अलग विचार दिया है इसमें। जो लेकिन जो सबसे ज्यादा दोस्तों महत्वपूर्ण है कि इनके प्रोफेसर जो मैक्स मूलर थे, ये जो प्रोफेसर दोस्तों मैक्स मूलर थे, इनके विचारों को सबसे ज्यादा मान्यता मिली हुई। किसको, प्रोफेसर मैक्स मूलर को। इन्होंने बोला है कि आर्यों का जो निवास स्थान था वो मध्य एशिया से था, मध्य एशिया से, यानी कि बैक्टीरिया का जो क्षेत्र है वहां से मैक्स मूलर आए हुए हैं। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा सर्वमान्य यही है। ठीक है, तो आपको इसको आप याद रखोगे ऐसे, क्योंकि क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्टली आए हुए हैं कई एग्जाम में
कि मध्य एशिया से आए थे, अरे ये किसने बोला था? उत्तरी ध्रुव से आए थे, किसने बोला था? तिब्बत से आए थे, किसने बोला था? सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, ये किसने बोला था? तो ये सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप इनको याद रखिए, ठीक है। बहुत से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। जैसे बाल गंगाधर तिलक ने बोला था कि ये उत्तरी ध्रुव से आए हैं। दयानंद सरस्वती ने बोला था ये तिब्बत से आए हुए। अविनाश चंद्र दास ने बोला था ये सप्त सैंधव प्रदेश से आए हुए हैं, ठीक है। गंगानाथ झा ने बोला था दोस्तों कि ब्रह्मर्षि देश से आए थे। एक्चुअली ये ब्रह्मर्षि देश क्या था दोस्तों? ये जो गंगा और यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र था ना, आप बोल सकते हैं गंगा प्लस यमुना का जो दोआब वाला क्षेत्र था, दोआब, दोआब मतलब आप समझते होंगे दोस्तों क्या होता है, दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको हम दोआब बोलते हैं, ठीक है। दो का मतलब हो गया, दो आप का मतलब क्या होता है? नदी या जल क्षेत्र से बोलते हैं, तो दो नदियों के बीच के क्षेत्र को दोस्तों दोआब बोलते हैं। तो ये जो ब्रह्मर्षि देश था ना, गंगा यमुना के बीच का जो दोआब का क्षेत्र था उसको बोलते हैं। तो ये लोग यहाँ से आए थे, विचार किसने दिया था? गंगानाथ झा ने दिया था। ये पॉइंट्स आपको ऐसे एज इट इज फैक्ट है, ये आपको याद रख लेना कि कहाँ से आए थे, अरे ये किसने क्या बोला था, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, एक चीज इसमें और बताना चाहूंगा पहले मैं, सप्त सैंधव प्रदेश क्या होता है, ठीक है। देखिए जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, अभी देखिए अभी आप अपने से कुछ एनालिसिस न करिए, मैं जिस तरीके से करा रहा हूँ वो करते चलिए। एक बार मैं सारी चीजें बताऊंगा, उसके बाद सब कुछ मैं बाइफरकेट कर दूंगा कि पूर्व वैदिक काल में सामाजिक स्थिति क्या थी, उत्तर वैदिक काल में क्या थी, धार्मिक स्थिति पहले क्या थी, बाद में क्या हो गई थी, ये सब चीजें मैं क्लियर करूंगा। लेकिन अभी धीरे धीरे, मैं जल्दीबाजी में कोई काम नहीं करूंगा, अभी आपको मैं बेसिक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। सप्त सैंधव का क्षेत्र था दोस्तों, मैंने आपको ये बोला कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे, ये किसने बोला था? अविनाश चंद्र दास ने बोला था। तो ये सप्त सैंधव प्रदेश होता क्या है? एक्चुअली सप्त सैंधव क्या था? ये 7 नदियों का क्षेत्र था। ऐसा बोला जाता है कि जो 7 नदियों का क्षेत्र था, इसी को ये सप्त सैंधव प्रदेश बोल रहे हैं। अच्छा, बोल रहे हैं तो इसमें सप्त सैंधव प्रदेश में कौन कौन सी वो 7 नदियां आएंगी, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। 4 ऑप्शन दे देगा, आपसे पूछ लेगा कि कौन से सप्त सैंधव प्रदेश की नदियां नहीं है या उस क्षेत्र की नदियां नहीं है। तो आपको ये जब पता रहेगा तब तो आप बता पाओगे ना। देखिए बहुत सी चीजें आप ऊपर ऊपर से पढ़े हैं, लेकिन कैसे क्वेश्चन उस फॉर्म में फ्रेम हो सकता है, आप आते हुए भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। क्यों? वो आपको अभी एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज़ों का। तो अब मैं जैसे बता रहा हूँ उन चीज़ों को आप समझने की कोशिश करिए। जैसे दोस्तों देखिए, सिंधु नदी है, इसको इंडस भी बोलते हैं, ये उस क्षेत्र में था। सरस्वती नदी था दोस्तों, सतलज था, ठीक है। सतलज को हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम में? शतुद्री भी बोलते थे। क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है कि शतुद्री नदी को आज के समय में क्या बोलते हैं? वो क्या बोलते हैं? सतलज बोलते हैं। आपको ये भी पता होना चाहिए। व्यास नदी को दोस्तों उस टाइम पे विपाशा बोलते थे, तो ये व्यास, ये भी पता होना चाहिए आपको। परुष्णी रवि को रावी बोलते थे, ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद दोस्तों वितत्सा को झेलम नदी बोलते हैं, जो आज के टाइम में झेलम नदी है उसको बोलते हैं। अच्छा, ये चेनाब नदी को दोस्तों उस टाइम पे अश्विनी बोलते हैं, ये आपको रहना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने पहले भी आपको क्लास में बताया कि जहाँ मैं ब्लू कलर से मैं टिक करूंगा उसको आप थोड़ा सा इंपॉर्टेंट समझिएगा, उसको तो आप याद करिएगा। चेनाब को क्या बोलते हैं? अश्विनी बोलते हैं। डायरेक्टली क्वेश्चन आपके कई एग्जाम्स में आए हुए हैं कि अश्विनी जो नदी थी आपके वैदिक काल में, उसको आज के टाइम में क्या बोलते हैं, वर्तमान समय में इसका नाम क्या है? तो अब चेनाब है, आपको याद रहना चाहिए। 7 नदियां हैं, ये कौन कौन सी, ये भी मैंने बता दिया। इससे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सप्त सैंधव क्षेत्र में कौन सी वो 7 नदियां थी, ठीक है। 4 ऑप्शन दे देगा, पूछ लेगा इसमें कौन सी नहीं थी, आपको याद रहेगा तब आप बता पाओगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम आ जाते हैं सीधे ऋग्वेद पे। हमारे वेद कितने हैं पहले मैं बता देता हूँ। वेद कितने हैं? 4 वेद हैं हमारे, ठीक है। आपको बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होता होगा कि हम वेद पढ़ रहे हैं तो क्या ये उस टाइम पे लिखी गई थी क्या ये चीज़? आपको मैं दोस्तों पहले से ही बता दे रहा हूँ कि मैंने जब फर्स्ट क्लास सिंधु घाटी का पढ़ाया था तो मैंने उसमें आपको बताया था कि सिंधु घाटी की जो सभ्यता है और वैदिक काल है, ये आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है। इसका मतलब मैंने आपको बताया था दोस्तों यहाँ पे कि आद्य ऐतिहासिक काल से मतलब है कि क्योंकि यहाँ की लिपि को अभी तक पढ़ी नहीं जा सकी है। और जब पढ़ी नहीं जा सकी तो आप सोचिए क्या ये ऋग्वेद उस समय लिखा गया होगा? ऐसा नहीं है। वेद क्या था? वेद क्या था कि जो हमें ज्ञान हमें मिलता था, एक तरीके से देखा जाए लोगों का जो मानना है, मैं कल्पना बता रहा हूँ कि भगवान ने ऋषि मुनियों को ज्ञान दिया, फिर वो उन्होंने उस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी बोलने के माध्यम से, मतलब क्या है, एक दूसरे की, आप समझ सकते हो इस तरीके की श्रुति के माध्यम से एक दूसरे को बताया, पढ़ाया, समझाया। लिखा नहीं जाता था कुछ चीजें, एक दूसरे को पीढ़ी दर पीढ़ी ज्ञान बोल के बता के इस तरीके से समझाया जाता था। तो वेदों का क्या है, संकलन बाद में हुआ। ये ऐसा नहीं था कि ये उसी टाइम पे हुआ है, समय के साथ धीरे धीरे इनका संकलन हुआ है। तो आप जानते होंगे कि वेद व्यास जी ने इसका संकलन किया हुआ है, ठीक है। तो ये बाद में चीजें हुई हैं, बाद में इनको लिखा गया इसको, ये उस टाइम पे लिखी नहीं गई है। तो इन सब चीजों को आप थोड़ा सा क्लियर रहिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखा गया था? हमारा ऋग्वेद लिखा गया था। वेद कितने हैं पहले आप जान जाइए। वेद हमारे कितने हैं? 4 वेद हैं। जैसे मैं आपको बताऊं दोस्तों, इधर
ये तो हो गया था हमारा। जैसे हमारे वेद क्या है, ऐसे पॉइंट्स आप याद रखिए, क्योंकि क्वेश्चन क्या है इस तरीके से भी आ सकता है आपके एग्जाम में कि वेद पूछ ले। हालांकि इतना तो बच्चों को सबको पता है, वेद आपके कितने हैं, 4 है वेद, और उस 4 में कौन सा, एक ऋग्वेद है, एक यजुर्वेद है, एक सामवेद है और एक आपका अथर्ववेद है, ठीक है। इसे पूछ सकता है ये भी क्वेश्चन कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये क्या है, ऋग्वेद है। मैं हर चीजें नहीं लिखता हूँ, कुछ चीजें मैं बोलता हूँ तो आप नोट्स बनाते हुए वो आप लिखते चलिए पॉइंट्स, ठीक है। लिखने से क्या होगा, चीजें आपको याद भी हो जाएंगी और मेरा दोबारा वीडियो आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ये बात समझिए आप। अच्छा, मैं एक बात और बच्चों सबसे आप लोगों से कहना चाहूंगा, जो भी लोग आप वीडियो मेरा देख रहे हो, आप इसको लाइक करो चाहे ना करो, लेकिन आप कमेंट करके ये जरूर मुझे सजेशन दिया करो कि क्या मैं कुछ चीजें और भी शामिल कर सकता हूँ क्या, या फिर कुछ चीजें आपके यदि सजेशन हो तो आप वो भी बता सकते हो। तो आप कमेंट करके ये जरूर बताओ कि वीडियो कैसा है, क्योंकि उससे क्या है, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है, मुझे भी पता चलता है कि मैं क्या चीजें और इसमें इंप्रूव कर सकता हूँ। तो आप लाइक भले ना करो भाई, चैनल को आप सब्सक्राइब ना करो, लेकिन आप कमेंट करके बताओ कि हाँ क्या कमी है या क्या चीजें हैं। तो एक तरीके से सजेशन मैं आपको मांग रहा हूँ, आप इस तरीके से दे सकते हो। अच्छा, ऋग्वेद की मैं बात करता हूँ, तो पहला कौन सा ऋग्वेद है। ऋग्वेद में क्वेश्चन डायरेक्टली आए हुए हैं कि 10 मंडल है इसमें, 1028 इसमें सूक्त है और 10,500 ऋचाएं हैं। इसमें क्वेश्चन दोस्तों आया है कि कितनी ऋचाएं हैं, ऋग्वेद में कितनी ऋचाएं हैं। जनरली लोग याद नहीं रखते, 10 मंडल याद रखते हैं, ऋचाएं नहीं याद रखते। 10,580 ऋचाएं हैं, आपको ये याद रखना है। अच्छा, 10 मंडल है तो दोस्तों मैं बता दूं, इसमें जो पहला और 10वां मंडल है, पहला फर्स्ट एंड 10th मंडल में लिखा हूं ना, ये सबसे लास्ट में इसमें ऐड किया गया था ऋग्वेद में। जब इसका संकलन हुआ तो इसको सबसे लास्ट में ऐड किया गया। ऋग्वेद की जो दोस्तों ऋग्वेद थी, इसकी जो लिपि थी वो क्या थी, ब्राह्मी लिपि थी, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में जो इसकी लिपि थी, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल की जो लिपि थी वो क्या थी, ब्राह्मी थी, ठीक है। वेद 4 थे, ये सब चीजें मैंने आपको डिस्कस कर दी। अच्छा, थर्ड मंडल, इसका जो इंपॉर्टेंट कुछ मंडल है उसके बारे में भी मैं बता देता हूँ। अभी एक मैं चार्ट में या एक मैं पिक शेयर करूंगा अपने टेलीग्राम वाले चैनल पे कि जो 10 मंडल है उनको, उसके बारे में मैं एक है पिक मैं शेयर करूंगा, वो टेलीग्राम चैनल इसलिए मैंने बोला हो कि आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा उसको। अच्छा, थर्ड मंडल में क्या है दोस्तों, ये सूर्य देवता को समर्पित है, गायत्री मंत्र है वो है, इसके बारे में वहाँ पे दिया है। आप लोग जानते हैं, इसको विश्वामित्र जी ने लिखा है, तो ये चीजें आप याद रखिए। चौथा जो मंडल है दोस्तों, उसमें कृषि के बारे में बात, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है किस मंडल में किस चीज के बारे में बात है, तो चौथे मंडल में कृषि के बारे में बात है। 9वें मंडल में दोस्तों देवता सोम का उल्लेख है। 10वें मंडल यानी कि जिसको पुरुष युग बोलते हैं, जिसमें चतुष्वर्ण समाज की परिकल्पना की गई है, उसके बारे में बताया गया है। आप लोग ये जानते होंगे चतुष्वर्ण समाज के बारे में। और उसके बाद दोस्तों सबसे पहले शुद्ध शब्द आया है, वो कहाँ पे है, क्वेश्चन ये पूछा हुआ है आपके एग्जाम में, मैं आपको इसलिए मैं बता रहा हूँ। शुद्ध शब्द के बारे में सबसे पहले मेंशन कहाँ, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है कि पुरुष युग में है, और आपके ऋग्वेद के 10वें मंडल में सर्वप्रथम पूछ सकता है कि शुद्ध शब्द का उल्लेख कहाँ है, वो कहाँ पे है, पुरुष युग के 10वें मंडल में है ऋग्वेद के, ठीक है। चौथे मंडल में क्या है, कृषि के बारे में। 9वें मंडल में क्या है, देवता सोम के बारे में। थर्ड मंडल में क्या है, गायत्री मंत्र है, सूर्य देवता के बारे में। अच्छा, ऋग्वेद को दोस्तों जो ऋषि मुनि जो इसको बोलते हैं कि इनके जो पुरोहित थे आप कह सकते हो, वो कौन से थे ऋग्वेद की, वो उनको होत्र कहा जाता था, होत्र कहा जाता था, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, इसके बाद दोस्तों हम इसमें कुछ पढ़ लेते हैं ब्राह्मण ग्रंथ। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ कौन से, आप एक तरीके से आप ये कह सकते हो जैसे ऋग्वेद है, जैसे ये सब क्या है, संस्कृत में लिखे हुए हैं, ठीक है, इनके जो सूक्तियां हैं। अब आप ये समझो कि इनको क्या है समझना उस तरीके से आम जनमानस के लिए इतना आसान नहीं है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, एक्चुअली ये है इस तरीके से समझो कि उनका जो एक तरीके से गद्य के फॉर्म में, ये सब क्या है, जो आपका दोस्तों ये ऋग्वेद क्या है, ये पद्य में है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, वो गद्य में है। सबसे पहली बात आप याद रख लो, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि ये जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं वो जनरली गद्य में होते हैं, ठीक है। और ये है क्या, एक्चुअली जो आपके वेद है दोस्तों ना, उसमें जो चीजें लिखी हुई है उनको और अच्छे तरीके से सिंप्लीफाई करके कि आप चीजों को समझ सके, इस तरीके से ब्राह्मण ग्रंथ में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों मैं बता दूं, ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ है, 2 है, वो क्या है, इसका मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है। सारे जितने भी वेद हैं सबके ब्राह्मण ग्रंथ है, उस सबका मैंने शॉर्ट ट्रिक बनाया है। आप इसको ऐसे आप समझ लो, इसका है ये का STPSG, ये दोस्तों क्या है, इसका ट्रिक है, 2-4 बार बोलेंगे आपको याद हो जाएगा। क्या है, का STPSG, का STPSG, ठीक है। ST ऐसे आप कह लो शेड्यूल ट्राइब हो गया, कि ये तो आप याद ही कर लोगे। का एक PS है, PS हो सकता है आप लोग हॉलीवुड मूवी देखते होंगे, तो एक मूवी थी बहुत फेमस थी, PS I लव यू था, एक मूवी था शायद, तो आप उससे वो PS याद कर लो। जी 2-3 बार आप बोलोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा। क्या है, का STPSG, तो ये आपको सारे ग्रंथ याद हो जाए, सारे ब्राह्मण ग्रंथ को के नाम याद हो जाएंगे। के से क्या हो जाएगा, आपको मैंने लिखा है, देखिए यहाँ पे का मतलब क्या है, के से कौशितकी
और ए से क्या है ऐत्रेय। कौशिकी ब्राह्मण थे और ऐत्रेय थे। कौशिकी का नाम और भी क्या है शंखायन भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कौशिकी या शंखायन, और दूसरे कौन से हैं ऐत्रेय, ठीक है। ऐसे ही दोस्तों ये क्या था आपका ऋग्वेद का था, ये आपका ऋग्वेद का था। एसटी क्या था यजुर्वेद का था। पीएस क्या था आपका दोस्तों सामवेद का था। और ये क्या था अथर्ववेद का था। यजुर्वेद में क्या एसटी है, एस का मतलब क्या है, टी का मतलब क्या है दोस्तों, यहाँ पे टी का मतलब आपका वो क्या तैत्तिरीय ब्राह्मण, कौन से है तैत्तिरीय ब्राह्मण। और ये क्या है दोस्तों षड्वंश है, ठीक है, सॉरी शतपथ है दोस्तों। ये एस का मतलब यहाँ क्या है शतपथ है। ये जो दूसरा वाला एस है इसका नाम है षड्वंश, षड्वंश है, ठीक है। और दोस्तों जी का मतलब क्या हो गया आपका गोपथ ब्राह्मण हो गया, ठीक है। पी का मतलब क्या हो गया पंचविश ब्राह्मण हो गया। तो ये अभी जब मैं पढ़ाऊंगा आपको सामवेद और अथर्ववेद, तो मैं वहां पे ये सब चीजें मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। अच्छा ब्राह्मण ग्रंथ में दोस्तों आ जाते हैं कौन से हैं, मैंने बता दिया कौशिकी ऐत्रेय शंखायन, ठीक है। सर्वाधिक ऋग्वेद में दोस्तों, ऋग्वेद में सर्वाधिक जो वर्णित या महत्वपूर्ण नदी है, सबसे ज्यादा जिसका वर्णन हुआ है नदी का या सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो कौन सी है, सिंधु है। उस टाइम पे दोस्तों इसको हिरण्ययी भी कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसका आर्थिक महत्व बहुत था सिंधु नदी का, ठीक है। और दूसरा देखिए दोस्तों वो मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। आप इस तरीके से ये भी कह सकते हो, ये जो मैं पॉइंट है जिसे मैं ऋग्वेद में बता रहा हूँ ना, तो ये दोस्तों ये ऋग्वेदिक काल के लिए भी यही बातें हैं कि ऋग्वेदिक काल में आपसे पूछा जाए सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी थी, वो सिंधु थी। सबसे पवित्र नदी कौन थी, सरस्वती थी। और ये इसलिए भी मैं बता रहा हूँ, इसे ऋग्वेद में पढ़ा रहा हूँ आपको अभी। तो यदि आपसे पूछ लेता है कि ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी कौन थी, तो उसमें सरस्वती थी। इसको क्या बोला जाता था, देवी तमा भी बोला जाता था, नदी तमा भी बोला जाता था, माती तमा भी बोला जाता था। ये ऑप्शन आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, 4 ऑप्शन देके कि इसमें से सरस्वती नदी को क्या कहा जा सकता है। तो इसमें एक ऑप्शन आपका देवी तमा या माती तमा या नदी तमा भी रहेगा। सबसे ज्यादा वर्णित या महत्वपूर्ण नदी क्या है, सिंधु है। अच्छा दोस्तों ऋग्वेद में गंगा नदी का 1 बार और यमुना नदी का 3 बार उल्लेख किया गया है, 3 बार वर्णन किया गया है, ये आप याद रखिएगा। अच्छा ऋग्वेद में दोस्तों ये 4 नदियों का और भी उल्लेख है जो हमारे इंडिया में नहीं अफगानिस्तान में बहती हैं। और ये पिछले एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुका है, जिसको हम बोलते हैं कुंभा नदी, जिसको आज के समय में उसको काबुल बोलते हैं। और ये हो गया कुंभ कुर्रम हो गया, गोमती गोमन हो गया और सुवास्तु स्वात नदी हो गया। ये दोस्तों जो 4 नदियां ये अफगानिस्तान में बहती है, इंडिया में नहीं बहती। इससे क्वेश्चन आया हुआ है कि ऋग्वैदिक काल की कौन सी ऐसी नदी है जो कि हमारे भारत में नहीं बहती, तो उसमें से ये एक ऑप्शन ये हो जाएगा। ये ऑप्शन आपको दिया रहेगा जैसा भी आपका क्वेश्चन रहेगा, ठीक है दोस्तों। गोत्र शब्द का सबसे पहले जो प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है, ऋग्वेद में हुआ है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे गोत्र शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वेद में हुआ है, तो 4 ऑप्शन आपके वेद के दिए रहेंगे, तो आपको याद होना चाहिए ऋग्वेद में सबसे पहले गोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गया ऋग्वेद के बारे में बेसिक आइडिया, सब चीजें हो गई। अब हम आगे इसके बारे में और भी डिस्कस करेंगे, पहले हम सारे वेद को कंप्लीट करेंगे। दूसरा दोस्तों आ जाते हैं यजुर्वेद में। दोस्तों देखिए यजुर्वेद को गद्य और पद्य दोनों में ये है। इसके पुरोहित को क्या बोलते हैं, अध्वर्यु भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा इसके भी कुछ क्या है दोस्तों उपनिषद है, और इसके भी क्या है कुछ ब्राह्मण ग्रंथ है, ठीक है। तो ब्राह्मण ग्रंथ इसके कौन से हैं, एसटी है, मैंने आपको बताया था ट्रिक में। एसटी से क्या हो गया, एस से क्या हो गया शतपथ ब्राह्मण, टी से हो गया आपका तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है, तैत्तिरीय ब्राह्मण, ठीक है। और इसमें दोस्तों देखिए मैं बता दूं जो आपकी ये ब्राह्मण ग्रंथ है, इसमें जो एस का मतलब क्या है मैंने बताया आपको शतपथ ब्राह्मण। तो आप लिख लीजिएगा नोट्स में जो बोल रहा हूँ पॉज करके लिख लीजिएगा। शतपथ ब्राह्मण में ही दोस्तों सबसे पहले पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में बात किया गया है, और मृत्यु की चर्चा भी सबसे पहले कहाँ है, शतपथ ब्राह्मण में। ये क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैं इसको लेके आया हूँ। पूछेगा कि मृत्यु की चर्चा किस ब्राह्मण ग्रंथ में है, तो शतपथ ब्राह्मण में है, आप इसको याद रखिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों देखिए उपनिषद का भी एक ट्रिक है, MES के, यजुर्वेद के जो 4 उपनिषदों का ट्रिक है वो MES के है, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखेंगे। इसमें दोस्तों देखिए क्या है आपका ये दोस्तों आपका हो गया, के से मतलब क्या हो गया कठोपनिषद हो गया, ठीक है। M से क्या हो गया मैत्रायणी उपनिषद हो गया, E से ईशोपनिषद हो गया, और S से क्या होगा श्वेताश्वरोपनिषद, ठीक है। ये इसके 4 नाम है, ठीक है, मैत्रायणी, ईशोपनिषद, के से कठोपनिषद, और S से क्या हो गया आपका श्वेताश्वरोपनिषद, ठीक है। तो दोस्तों S से क्या है, जो श्वेताश्वरोपनिषद है, इसी में सबसे पहले मोक्ष की चर्चा की गई है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है, मैं सारे पॉइंट्स को नहीं लिखा, जो इंपॉर्टेंट है मैं उन्हीं को आपको बता रहा हूँ। पूछ लेगा आपसे कि सबसे पहले मोक्ष की चर्चा किस उपनिषद में है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा, श्वेताश्वर में है, ठीक है सब। और जो दोस्तों ये एस का मतलब है, इसका मतलब क्या है, इसका शाब्दिक अर्थ जो होता है, जो श्वेताश्वर उपनिषद का जो शाब्दिक अर्थ है, श्वेत अश्वर, अश्व आप इसको इस तरीके से समझो, श्वेत का सफेद हो गया, अश्व का मतलब क्या होगा घोड़ा हो गया।
तो इसका शाब्दिक अर्थ डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, इसलिए मैं इसको फैक्चुअल पॉइंट में लेके आया था कि सफेद घोड़े से रिलेटेड है। ठीक है, आप इस तरीके से इसको याद कर लो, जहां पे इस तरीके का आपको ऑप्शन दिखेगा कि सफेद घोड़ा, आप उस ऑप्शन को टिक मार दीजिएगा। अच्छा, उसके बाद दोस्तों क्या है, यजुर्वेद को दो भागों में बांटा गया है, एक शुक्ल यजुर्वेद है आपका, एक कृष्ण यजुर्वेद है। ठीक है, शुक्ल यजुर्वेद जो है दोस्तों आपका पूरी तरीके से पद्य में है, और कृष्ण यजुर्वेद आपका जो है गद्य और पद्य दोनों में है। ठीक है, कहीं कहीं किताब में आपको मिलेगा कि वो वहां लिखा होगा कि शायद केवल गद्य में ही है, बट कहीं कहीं गद्य और पद्य दोनों लिखा हुआ है। ठीक है, ज्यादा इसमें नहीं जाने की जरूरत है, आप याद रखिए कि ये दो यजुर्वेद है, ये इसके दो भाग है यजुर्वेद के, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद। अच्छा, शुक्ल यजुर्वेद को जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों क्या बोलते हैं, वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं, वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं। शुक्ल यजुर्वेद को आपको वाजसनेयी संहिता भी बोलते हैं। अच्छा, एक चीज मैं और आपको बोलूं दोस्तों, ये जितने भी वेद हैं, जैसे आपके चारों आपके वेद होंगे, चारों वेदों को यदि हम एक तरीके से बोला जाए तो हम चारों वेदों को संहिता भी बोलते हैं। इनका संकलन किया गया है समय समय पे, तो इसको इस तरीके से क्या बोलते हैं, इसको संहिता भी बोलते हैं चारों वेदों को। ठीक है, तो ये आपका ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया दोस्तों। अगले लेक्चर में मैं सामवेद, अथर्ववेद, जो छोटी छोटी बातें हैं, और आपकी उपनिषद के बारे में, आरण्यक के बारे में, और ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में कुछ फैक्चुअल पॉइंट में कवर कर दूंगा। उसके बाद एक लेक्चर में दोस्तों हम इनकी सारी जो सामाजिक, धार्मिक, इन सब बारे में बात करेंगे। 3-4 मैक्सिमम लेक्चर में ये आपका खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको और भी लोगों को आप शेयर करिए। हाँ, सजेशन देना दोस्तों आप मत भूलिएगा, कमेंट जरूर करके आप बताइएगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और एक चीज़ और मैं दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप टेलीग्राम चैनल का वो लिंक जो है, आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा। 2-3 इंपॉर्टेंट पिक्स मैं रोज शेयर करता हूँ, और उनको बार बार आप रिवाइज करते रहिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू वेरी मच।